क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर यानी कि इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री और पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं हम। जो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ टॉपिक स्पेशल लेकर आई हूँ और वो है फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित है। तो जिसमें हम सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं या रासायनिक साम्य की बात करेंगे। तो ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर के अंदर, और ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन आओ चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन आओ। अब तक पिछली जितनी भी परीक्षा हुई है उनके अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया है, इसलिए कुछ स्पेशल टॉपिक मैं आपको यहाँ पर वीडियो के द्वारा बताने जा रही हूँ और इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास में कोई भी रिएक्टेंट और किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है, यानी आर किसके लिए लिया है, रिएक्टेंट के लिए, या फिर हम कह सकते हैं अभिकारक के लिए। और जो प्रोडक्ट पी को प्रोडक्ट से शो करते हैं ये किसके लिए होता है, उत्पाद के लिए। तो कोई भी अभिकारक जो होता है वो किस में चेंज होता है, उत्पाद में चेंज होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो बिना अभिकारकों के उत्पाद नहीं बन सकता। जब अभिकारक आपस में रिएक्शन करेंगे तभी उत्पाद का निर्माण होगा। इस दौरान जैसे ही अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वो हमेशा ही क्या होती है, ज़्यादा। अभिकारकों की सांद्रता हमेशा ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। और उत्पाद की जो सांद्रता होती है वो हमेशा ही क्या होती है, कम होती है। अब देखो, जैसे ही रिएक्शन होती है तो अभिकारकों की सांद्रताएं क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है और उत्पाद की जो सांद्रता है वो बढ़ने लग जाती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है, और उस अवस्था को बोला जाता है साम्य अवस्था। क्या बोला जाता है, साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम, या क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। तो साम्य अवस्था, जब अभिकारक व उत्पाद की सांद्रताएं दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उस अवस्था को बोला जाता है साम्य अवस्था। तो कोई भी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक रिएक्शन इस तरीके से हो रही है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते समय कुछ रिएक्शन को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो इस आधार पर रिएक्शन जो होंगी वो कितने टाइप की हो जाएंगी, 2 टाइप की। एक होती है उत्क्रमणीय और एक होती है अनुत्क्रमणीय। एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इनको भी करेंगे हम। इससे पहले थोड़ा सा ये देखिए कि रिएक्टेंट की जो सांद्रता, आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा 12th क्लास में, उसमें हमने किसको लिया था, अभिक्रिया वेग को लिया था। अभिक्रिया वेग किस पर डिपेंड करता है, सांद्रता बटा समय में। इकाई समय में किसी भी अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन आता है वो उसका क्या होता है, अभिक्रिया वेग होता है। और रिएक्टेंट को हमने किस में चेंज किया था, प्रोडक्ट में चेंज किया था। ठीक है, तो अब देखो रिएक्टेंट की यहाँ पे सांद्रता और समय के बीच में हम क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे समय ले रहे हैं, ठीक है। तो सांद्रता यहाँ पर किसकी ले रहे हैं, रिएक्टेंट की सांद्रता ले रहे हैं। तो रिएक्टेंट की सांद्रता का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा। धीरे धीरे समय के साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। और अगर हम एक ग्राफ और बनाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले लेते हैं और यहाँ क्या लेते हैं, समय लेते हैं। यहाँ प्रोडक्ट की सांद्रता लेते हैं अपने, ठीक है। समय और प्रोडक्ट की सांद्रता के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाता है तो वो इस तरीके से आता है। अब इन दोनों को मैं मिलाकर बनाऊं तो ये इस तरीके से होगा। ये धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
और ये जो जहाँ पर दोनों मिल जाते हैं वो अवस्था क्या होती है, साम्य अवस्था। वो क्या होती है, साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम अवस्था। तो इस तरीके से हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जैसे ही बदलते हैं तो हमेशा ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, और दोनों की कंसंट्रेशन जहाँ बराबर हो जाती हैं वो अवस्था होती है साम्य अवस्था। इतनी चीज़ें आप 12th क्लास में पढ़ कर आए हो, और इसी के आधार पर हम चैप्टर कर रहे हैं रासायनिक साम्य या रासायनिक साम्य अवस्था बोला जा सकता है, जिसको बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जैसे देखो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलते हैं तो एक हम इस तीर के निशान से शो करें रिएक्शन, एक इस तीर के निशान से शो करें। तो इस आधार पर अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दो प्रकार की हो जाएंगी। केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दो प्रकार की होती हैं। तो अब देखिए हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को देखें तो पहली हमारी आती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो विशेष परिस्थितियों में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही है और उन्हीं विशेष परिस्थितियों में वापस प्रोडक्ट से क्या बना दे, रिएक्टेंट बना दे, रिएक्टेंट नहीं बनाए। या फिर अपने कहें कि वो रिएक्शन जो सिर्फ एक ही दिशा में चलती है, यानी कि रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट ही बना सकती है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकती, वो अभिक्रियाएं होती हैं अनुत्क्रमणीय प्रकार की। जैसे हम एग्जाम्पल लें 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट लें, इसका अपघटन करवाएं तो ये KCl और O2 में टूट जाएगा, 2KCl और 3O2। तो हमने क्या किया, पोटेशियम क्लोरेट से ये बना दिया, लेकिन वापस से ये नहीं बना सकते, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, अनुत्क्रमणीय प्रकार की। फिर उसके बाद में 2 नंबर आती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, ऐसे भी चलेगी और ऐसे भी चलेगी, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और उन्हीं परिस्थितियों में प्रोडक्ट से वापस क्या बना दे, रिएक्टेंट बना दे, तो वो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास में N2 + O2, N2 और O2 की अभिक्रिया करवाई हमने, क्या बना दिया, 2NO बना दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया। हमने क्या किया, H2 और I2 की अभिक्रिया करवा करके 2HI बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। N2 और 3H2 की अभिक्रिया करके हमने क्या बना दिया, 2NH3 बना दिया। PCl3 और Cl2 की अभिक्रिया करवा करके हमने क्या बना दिया, PCl5 बना दिया। हमने NH4Cl को अपघटित करवा करके क्या बना दिया, NH3 और HCl बना दिया। ये किया हमने। फिर हम क्या करें, इसको यहाँ से मिटो करके इस रिएक्शन को ऐसे शो कर सकते हैं। हम इसको तोड़ करके वापस ये बना सकते हैं, इसको जोड़ करके हम ये बना सकते हैं, यानी दोनों दिशाओं में चलती है। इसी प्रकार ये रिएक्शन भी दोनों दिशाओं में चलती है, इसी प्रकार ये रिएक्शन भी दोनों दिशाओं में, यानी कि ये सारी जो रिएक्शन है वो क्या है, उत्क्रमणीय प्रकार की है, यानी दोनों दिशाओं में चलती है। यह इसको बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। N2 और O2 को जोड़ करके हमने क्या बना दिया, 2NO। H2I2 को जोड़कर हमने 2HI बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। N2 3H2 को जोड़ करके 2NH3 बना दिया, या NH3 को तोड़कर ये बना सकते हैं हम। PCl3 और Cl2 को तोड़कर हमने PCl5 बना दिया जोड़ करके, और PCl5 को तोड़ेंगे तो ये वापस बन जाएगा। NH4Cl को तोड़ करके NH3 और HCl बना लिया, और इन दोनों को जोड़ करके हम वापस क्या बना सकते हैं, NH4Cl बना सकते हैं। तो ये तो थी हमारी जो अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं,
दिशा के अनुसार अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक अनुत्क्रमणीय, एक होती है उत्क्रमणीय। एक होती है अनुत्क्रमणीय, दूसरी उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय एक ही दिशा में चलती है और उत्क्रमणीय जो होती है वो दोनों दिशाओं में चलती है। उसके बाद में इसका जो अगला टॉपिक आता है वो है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो नियम था उसको गुलबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। गुलबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। इन्होंने ये कहा था कि जो अभिक्रिया की दर है, या फिर अपने अभिक्रिया की दर कहें या अभिक्रिया वेग कहें, एक ही बात है, वो समानुपाती होती है क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। सक्रिय द्रव्यमान, क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है और गुलबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब देखो, हमने कह दिया सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास बोल सकते हैं इसको हम, या क्या बोल सकते हैं, एक्टिव मास। अब हमें ये पता नहीं है सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, तो हम अभिक्रिया की दर के साथ में क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल को समानुपाती कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, उपस्थित मोलों की संख्या, 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होती है, उसका सक्रिय द्रव्यमान होती है। ठीक है, अब हमें आयतन किस में लेना है, लीटर में लेना है। मोलों की संख्या, अब हमें मोल भी पता नहीं है क्या होता है, तो सबसे पहले हम मोल की बात करते हैं। मोल को कैसे निकालेंगे या मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया जाएगा, पदार्थ का द्रव्यमान दिया जाएगा। पदार्थ की मात्रा तो दी जाएगी, जैसे हमें ये बोल दिया कि 5 ग्राम इस पदार्थ को इतने आयतन में घोला हमने, तो हम पदार्थ का द्रव्यमान ले लेंगे ग्राम में, या उसको स्मॉल m से शो करेंगे। ठीक है, बटा में उसका मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर वेट, और मोलिक्यूलर वेट को बोला जाता है आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए पदार्थ का द्रव्यमान लेंगे, ग्राम में या स्मॉल m से शो करते हैं, और जो मोलिकुलर वेट होता है इसको कैपिटल M से शो करेंगे हम। जैसे हमें बोल दिया 5 ग्राम H2SO4, क्या बोल दिया, 5 ग्राम H2SO4 ये कह दिया, तो 5 ग्राम क्या होगी, पदार्थ की मात्रा होगी, और H2SO4 का जो द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हो जाएगा ये, प्लस में सल्फर का 32, प्लस में ऑक्सीजन का 16 और 16 चौका 64। इस आधार पर 4, 2, 6 और 8 और ये 98, तो मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो इससे तो हम मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। और फिर सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उसका सूत्र देखो, सक्रिय द्रव्यमान बराबर, यहाँ पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या बटा में क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन, और आयतन किस में है, लीटर में। ठीक है,
तो मोलों की संख्या स्क्रिय द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मोलों की संख्या को हमने किससे नोट किया है, स्मॉल एम और कैपिटल एम से, और इनटू में क्या हो जाएगा वी। तो स्क्रिय द्रव्यमान का सूत्र ये हो जाएगा। और किसी भी पदार्थ के या किसी भी क्रिया कारक के स्क्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल जो होता है वो विक्रिया की दर के समानुपाती होता है। ये क्या होता है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता है। और इस नियम को गुलबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जैसे हम आगे एग्जाम्पल लेके करेंगे इसको, इससे पहले एक बार फिर देख लो। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम गुलबर्ग बागे ने दिया था। अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्रिया कारकों के स्क्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। स्क्रिय द्रव्यमान 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हमने निकाल ली। पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में लेंगे और स्मॉल एम से शो करेंगे। और मोलिकुलर वेट या आणविक द्रव्यमान जिसको कैपिटल एम से शो करेंगे हम, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा 5 ग्राम दे दी और ये क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट 5/98 आ जाएगा। 5/98 लिख सकते हैं। यहाँ पर आयतन कितना लिया है उसको हम लिख सकते हैं। तो इस आधार पर हम स्क्रिय द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसी का कोई एग्जाम्पल ले, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर A + B कोई भी विक्रिया हो रही है, ठीक है, और C + D, ठीक है। अब देखो जो उत्क्रमणीय विक्रिया होती है, उत्क्रमणीय विक्रिया जो अगर दिशा में चलती है उसे अगर दिशीय विक्रिया कहा जा सकता है, और जो पश्च दिशा में वापस चलती है उसको पश्च दिशीय विक्रिया कहा जा सकता है। या फिर बोला जा सकता है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोला जा सकता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और इसको बोला जाता है बैकवर्ड रिएक्शन इंग्लिश के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसलिए बोला है कि यहाँ पर जब सम स्थिरांक लेंगे तो उसको KF और KB की फॉर्म में लेंगे, इसलिए हमें इंग्लिश में बताना जरूरी था। तो अगर दिशा में चलने वाली है विक्रिया और पश्च दिशा में, अब देखो अगर अभिक्रिया का वेग, ये विक्रिया अगर दिशा में चल रही है उसके वेग की बात करें तो ये समानुपाती हो जाएगा क्रिया कारकों के स्क्रिय द्रव्यमान के। तो ये रिएक्शन ऐसे चल रही है, तो यहाँ पर जो विक्रिया का वेग होगा वो क्रिया कारकों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। तो ये A और B के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो अगर अभिक्रिया का वेग और समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, K लग जाएगा। और फॉरवर्ड रिएक्शन है इसलिए KF बोलेंगे इसको, और A और B आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में पश्च अभिक्रिया का वेग समानुपाती हो जाएगा C और D के। क्यों जाएगा, अब देखो ये रिएक्शन ऐसे चल रही है तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, क्रिया कारकों की सांद्रता पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो C और D आ जाएगा। फिर उसके बाद में पश्च अभिक्रिया का वेग समानुपाती का निशान हटाएंगे K आ जाएगा। और यहाँ पर बैकवर्ड कर रहे हैं तो B और C और D ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग हमने दोनों ले लिया। अब हम साम्यावस्था की कंडीशन लें। साम्यावस्था की कंडीशन में दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, बराबर। अब देखिए यहाँ पे अगर साम्यावस्था की बात करें, साम्यावस्था में तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ KF A और B बराबर हो जाएगा KB C और D के, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर सम में स्थिरांक लेते हैं। कौन सा लेते हैं, KC। कौन सा लेते हैं, KC। ये किसके बराबर हो जाएगा, KF बटा में KB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, KF बटा में KB के बराबर हो जाएगा। जैसे हमारे पास में कोई भी रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन करने की जो दर होती है
उसके अकॉर्डिंग देखें, कोई एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास में N1A प्लस में N2B कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और M1C और M2D के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसका साम्य स्थिरांक लिखेंगे तो KC से नोट करते हैं साम्य स्थिरांक, तो यहाँ पे C और D आ जाएगा और बटा में A और B आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर M1 लगी हुई, M2 इनके मोल है, ये पावर में चले जाएंगे, यहाँ पे क्या जाएगा N1 और N2 आ जाएगा, तो ये KC की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम। अगर हमारे पास में ये रिएक्शन हो A प्लस में 2B बराबर क्या बन रहा है 3C प्लस में D ये बन रहा है, तो KC की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे C और ये मोल्स हैं, ये पावर में चले जाएंगे, 3 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा D आ जाएगा, बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा A और ये B, और B के आगे जितने मोल हैं वो कहाँ चले जाएंगे पावर में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अकॉर्डिंग अगर दिशा में विक्रिया हो रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, पस दिशा में हो रही है तो उसको बैकवर्ड बोलेंगे। अगर अभिक्रिया का वेग समानुपाती हो जाएगा ए और बी के, और अगर अभिक्रिया का वेग ये निशान हटाएंगे तो ए और बी के एफ आ जाएगा, और पश्च अभिक्रिया का वेग समानुपाती हो जाएगा सी और डी के। पश्च अभिक्रिया का वेग के लिए साम्य स्थिरांक जो काम मिलेंगे वो के वी हो जाएगा और सी और डी आ जाएगा। यहाँ पे के एफ और के वी दोनों को बराबर कर लेंगे, साम्य स्थिरांक के सी लेंगे तो के एफ बटा में क्या आ जाएगा के बी आ जाएगा, और यहाँ पे ये रिएक्शन लेंगे तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे N1 मोल है ए रिएक्टेंट के, N2 मोल बी रिएक्टेंट के, और M1 मोल सी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, और M2 डी के जो मोल है वो M2 हैं वो पावर में चले जाएंगे। इसी प्रकार अगर यहाँ पे N1 N2 M1 M2 ना लिख करके अगर 2 या 3 लिख दिया जाए तो वो कहाँ चले जाएंगे पावर में चले जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, नेक्स्ट कल करेंगे। धन्यवाद।